हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले तो काइनेटिक्स होता क्या है? काइनेटिक्स का मतलब काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मूवमेंट। अब हमने अपने इस चैप्टर के अंदर अपने रिएक्शंस की मूवमेंट स्टडी करनी है कि हमारे रिएक्शन फास्ट हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। सो दिस इज केमिकल काइनेटिक्स। अब आपको पता है, सो लेट्स स्टार्ट, कि हमारा जो एक रिएक्शन है वो क्या होता क्या है। रिएक्टेंट्स गिव राइज टू प्रोडक्ट्स। हियर इट मींस हमारा जो रिएक्शन है वो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे से हमारा रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की मैक्सिमम होती है और आपके प्रोडक्ट्स की जीरो है। जैसे से आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपका रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो अल्टीमेटली फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट एंड ऑल रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। सो इसीलिए हमने काइनेटिक्स में क्या स्टडी करना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस स्पीड पर चलता है, कैसे कैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो इसलिए हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले रेट। हम अपने काइनेटिक में क्या स्टडी करते हैं? रेट। रेट क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई। तो व्हाट इज रेट? रेट को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। सो व्हाट इज रेट? इट इज change in concentration of reactant upon time, or you can write change in concentration of product upon time. अब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि डिक्रीज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सो रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन चेंज इन, क्योंकि टाइम भी तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ऑन डेल्टा टी। क्लियर? और अगर आपके पास इन केस ऑफ कुछ स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपके पास कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो आपने उस केस में रेट कैसे एक्सप्रेस करना है। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गिव राइज टू 4NO2 प्लस O2। अब मुझे इसका रेट अगर एक्सप्रेस करना है तो रेट क्या आएगा इसका? रेट इज इक्वल टू माइनस, ये मेरा रिएक्टेंट है, माइनस का साइन लगाओगे, जो स्टोकियोमेट्री है वो उसका 1 बाय बन जाएगा। सो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इज इक्वल टू, अब आपके पास और कोई रिएक्टेंट नहीं है, प्लस 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T देन इक्वल टू प्लस, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इट इज डेल्टा O2 upon delta T. So this is the way you can find out the rate of reaction. It is a change in concentration of reactant with time or the change in concentration of product with time. तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आगे जो भी आपके लगे होंगे कोएफिशिएंट्स, आपने उसको 1 बाय करना है और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव का साइन लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड अफेक्ट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपका ये आता है। फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में तो रेट करना है, जितना ज्यादा हमारा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा हमारा रिएक्शन फास्ट चलेगा। अगर आपको किसी चीज को बर्निंग वुड को बर्न करना चाहते हो, एक में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, एक में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, तो जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है वो रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें रिएक्टेंट फास्ट आपको ज्यादा मिल रहा है। सो मोर इज द रिएक्टेंट, concentration of reactant, more will be the rate of reaction, directly related. Second फैक्टर जो हमारे रेट को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर जस्ट आप अगर 10 डिग्री भी टेम्परेचर रेज करते हो, आपका रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, बिकॉज जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, आपके मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स फास्ट हो गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जितना ज्यादा आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना फास्ट आपका रिएक्शन रहेगा। थर्ड हमारा फैक्टर है, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, अब इस केस में आपने क्या करना है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है, इट गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेम मेरे पास एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसको मैं ऑक्सीजन से कर रही हूँ, देन आई गॉट CO2। अब ये मेरा जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड का, दिस इज द फास्ट रिएक्शन और ये हमारा स्लो रिएक्शन है। अब दोनों में ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हुआ, बट एक रिएक्शन स्लो है एक फास्ट है, इट मींस दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है ना,
एक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, एक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। सो इन दिस वे नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रिएक्शन। आपके पास एक लॉग ऑफ वुड है, आप एक लकड़ी को बर्न कर रहे हो, टाइम लगेगा। आपने देन क्या करा, आपने और लकड़ी का पीस लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब उन पीसेस को अगर आप बर्न करते हो तो वो आपका जल्दी से बर्न हो जाता है। सो इन दिस वे मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज रेडिएशंस। रेडिएशंस कैसे अफेक्ट करती हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को? रेडिएशंस पास करने से हमारा जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। सपोज आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करवा चाहते हो ताकि HCl बन जाए, बट वो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही अगर आप उसके ऊपर आप विजिबल रेडिएशंस पास करते हो, इमीडिएटली यू गेट HCl। सो इन दिस वे रेडिएशंस अफेक्ट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। सो कैटलिस्ट की वजह से हमारा रिएक्शन रेट ऑलवेज इंप्रूव करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जैसे ये आपका, हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये आपकी टाइम है। जैसे मैंने दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट काफी ज्यादा था, प्रोडक्ट कम था। विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया और दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर रिएक्टेंट। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन कि with passage of time the concentration of reactant goes on decreasing and the concentration of product goes on increasing. So ये थी हमारे factors which are affecting rate of reaction and how to calculate the rate of any reaction which is given to you. तो इन सभी से रिलेटेड आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो कि आपको इवन MCQs में भी सॉल्व करने आते हैं और ये आपको हर हाल में आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि हाउ विल यू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा जो है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ रिलेटेड है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लाइक आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन आपका है, तो इस केस में ये क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं दीज रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन। सो रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ K, A and B. If the concentration of A and B it is equal to 1, your rate is equal to K. K क्या है आपका, rate constant. So in that case your rate constant becomes equal to the rate of reaction. So what is rate constant? It is the rate of reaction when the molar concentration of reactants equal to unity. तो ये रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आई थी जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आती क्योंकि हम इस छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, अरे ये थोड़ी आएगा। तो ये भी 1 मार्क में हमें डेफिनेशन यहाँ से आई थी, तो ये हमें पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो रेट कांस्टेंट है वो बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका क्या बताता है, फर्स्ट जितनी के की वैल्यू आपकी लार्ज होगी उतना ही आपका रिएक्शन फास्ट होगा, फास्टर विल बी रिएक्शन। ये हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यूज निकालते हैं, तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा वो वाला आपका रिएक्शन जो है वो फास्ट रहेगा। सेकंड क्या कहता है, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट के वैल्यूज। डिफरेंट रिएक्शंस की जो के की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। थर्ड हमारा जो क्या बताता है हमें, द वैल्यू ऑफ के चेंज विद टेम्परेचर। सेम फिक्स टेम्परेचर रखोगे तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमें क्या बताता है, जो आपका रेट कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट जो कि आपको आने चाहिए। अब हमने रेट कांस्टेंट भी कर लिया, हमने रेट ऑफ रिएक्शन भी किया है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, इसी से हमारे डिफरेंसेस निकल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी डेफिनेशन हो गई।
सेकेंड आप क्या दे सकते हो, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, यहां से हमने निकाला। थर्ड, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन जो रेट कांस्टेंट है इसकी ऐसे कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट जो है ऑर्डर पे डिपेंड कर देंगी कि आपका जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर का है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द रेट लॉ एंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं, तो जो आपको जो चीजें कराई जा रही हैं सारी आपकी बोर्ड में क्वेश्चंस एज सच आ चुके हैं। सो नेक्स्ट इज रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या चीज है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में बोला कि जो उसके कोफिशिएंट्स है उसका 1 बाय कर देते हैं, लेकिन हमारा जो रेट लॉ कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। एक्सपेरिमेंटल में उसके जो आपने बैलेंस्ड इक्वेशन में कुछ कोफिशिएंट लिखे होंगे, लेकिन अगर आपने उसको एक्सपेरिमेंटल चेक किया है तो वो कोफिशिएंट अलग भी आ सकते हैं। तो रेट लॉ में जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते हैं। सो दिस इज रेट लॉ, क्लियर। सो इसके कोफिशिएंट्स मे और मे नॉट बी इक्वल, ये कहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, ये आपके पास एक रिएक्शन है, गिव राइज टू प्रोडक्ट, आपने इसका ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसका रेट लिखोगे, ऑर्डर निकालने के लिए रेट पता होना चाहिए। इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ, ये हमारा रेट लॉ जो इक्वेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, ये आ गया हमारा रेट। रेट को रेट जो हमारा ऑर्डर है इसको हम एन से एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर का सिंबल एन होता है। n इज इक्वल टू जितने भी आपके कोफिशिएंट है, इट इज अ सम ऑफ द कोफिशिएंट व्हिच आर रेज्ड टू पावर इन द रेट लॉ इक्वेशन, दिस इज ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर। अब हमारा जो ऑर्डर है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हमारी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो रेट है, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2। अब इसमें मेरा जो रेट है, मेरा एक ही रिएक्टेंट है, इसकी आप पावर क्या लिखोगे, N2O5, कोई कोफिशिएंट नहीं है 1, तो मेरे N की वैल्यू क्या आ गई 1। सो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 1। आपको ये एग्जांपल खुद याद रखने होंगे। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ K निकालनी है मुझे, क्लियर, मुझे K निकालनी है। अब K इज इक्वल टू, मेरे पास रेट है और इधर मेरे पास मेरा जो है रिएक्टेंट है, तो आपके पास क्या है, रेट इज इक्वल टू K N2O5। यूनिट्स क्या होगी आपकी, रेट की यूनिट क्या है, रेट की यूनिट है हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपका जो रिएक्टेंट है इसकी यूनिट क्या है, रिएक्टेंट की क्या है, मोल पर लीटर। तो इसमें मेरे K की यूनिट, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरी K की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द यूनिट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब सेकेंड ऑर्डर में मेरा जो रेट है 2 पावर्स पर डिपेंड करेगा, तो इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं 2NO2 गिव राइज टू 2NO प्लस O2। इसी तरह से हम इसका रेट लिखेंगे, इट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2, इसमें मेरा N जो है वो 2 आ गया है, और इसमें अगर आप निकालते हो K की यूनिट्स क्या आती हैं आपकी, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर्स, इन द सेम वे आप निकालोगे। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका आप रेट लिखिए, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू पावर 1। सो N आपका क्या आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से अगर आपने K निकालनी है तो रेट कांस्टेंट की इसकी आपकी यूनिट क्या आएंगी, मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स लीटर स्क्वायर, क्लियर। ये है हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इट इज द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एग्जांपल आपने याद रखना है, इट इज द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया
on the surface of metal, on surface of metal, metals कौन सी, नोबल मेटल्स, गोल्ड हो सकती है, प्लैटिनम हो सकती है, क्लियर, ऑन द सर्फेस ऑफ, इसमें अब प्रोसेस क्या होता है, इसमें एड्सॉर्प्शन हो जाती है, मेटल्स के ऊपर एड्सॉर्प्शन, नॉट एब्सॉर्प्शन, तो सरफेस के ऊपर मेटल्स एब्सॉर्ब हो गई हैं, तो वहीं से रिएक्शन चलेगा, जबकि डीपली पेनिट्रेट नहीं होती। आपने रिएक्टेंट की सप्लाई भी बंद कर दी है, लेकिन आपका रिएक्शन चलता जा रहा है, तो उस केस में हम रिएक्टेंट सप्लाई नहीं करें, बट फिर भी हमारा रिएक्शन हो रहा है। सो इन दैट केस द रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस केस में हमारा क्या रहेगा, जो रेट है वो किसके ऊपर, रेट जो है वो किसके ऊपर आ गया, के, बिकॉज हमारा रिएक्टेंट तो इसमें है ही नहीं, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो रेट इज इक्वल टू के। अब इस केस में हमारे रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, so that will be the units of K, तो सेम यूनिट्स आएंगी जो आपके रेट की हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, इसके भी ज्यादा एग्जांपल नहीं है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, डीकंपोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की जो डीकंपोजिशन है, इसका जो ऑर्डर आता है ये आपने याद रखना है, ये एक एग्जांपल है इसका फ्रैक्शनल ऑर्डर का, इट इज 1.5, तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी आता है, तो टोटल कितने ऑर्डर्स हमने कर दिए, 0 1 2 3 एंड फ्रैक्शनल डिसऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, वो और डिफरेंट टाइप है, दैट इज द सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। सीडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कई बार आपने कोई रिएक्शन किया है, आपको वो रिएक्शन लग रहा है कि वो सेकंड ऑर्डर का है, बट एक्चुअल में वो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। वो कैसे, लाइक आई एम डूइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, मैंने इसकी कर दी है हाइड्रोलिसिस एंड वाटर इज टेकन इन एक्सेस, सो आफ्टर रिएक्शन आई गॉट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सो इट इज ग्लूकोज, इट इज फ्रक्टोज, सो हियर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट इट अपीयर्स टू बी 2, दो रिएक्टेंट है, इसका क्या होना चाहिए कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, sorry, sucrose and the molar concentration of water, so n should be 2 but it is not 2, it is 1। अब रीजन क्या है कि water is taken in excess, जो चीज एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, इट मींस wholly and solely your reaction rate depends upon the concentration of sucrose, so n is equal to 1। सेकेंड इसका एग्जाम्पल, इसके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, यही दो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं, डीकंपोजिशन ऑफ इथाइल एसीटेट, उसमें भी सेम आपने वाटर एक्सेस में डालना है, तो एक्सेस में जो चीज डाली जाती है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो रिएक्शन रेट सिर्फ इथाइल एसीटेट पर डिपेंड करता है, सो यू गेट ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो ये दो रिएक्शन आपको हर हाल में आपने टिप्स पर रखने हैं सीड ऑर्डर के, इसमें भी आपका जो ऑर्डर है वो 1 आता है। सो नेक्स्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर में से भी आपको क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड्स में, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कि आपके रिएक्शन में कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सपोज ए प्लस बी प्लस सी गिव राइज टू प्रोडक्ट 1 2 3, इट मींस मेरे रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मैं इस, ये मेरा कौन सा रिएक्शन हो गया, ट्राई मॉलिकुलर। सो इन दिस वे यू कैन जज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, अगर एक ही स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है यूनिमॉलिकुलर, दो कर रही है बाईमॉलिकुलर, तीन कर रही है ट्राईमॉलिकुलर, तो जिस तरह से हमने ऑर्डर के एग्जांपल करे हैं इसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी के भी हैं। आई विल राइट, ये हमारा हो गया यूनिमॉलिकुलर क्योंकि एक ही स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, सो इट इज यूनि। सेकंड में एग्जांपल ले रही हूँ, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड गिव राइज टू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये मेरा क्या हो गया, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट 2 नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू 2 NO2, तो यहाँ पे 2 and 1 3, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलैरिटी यूनि हो सकती है, बाई हो सकती है, ट्राई हो सकती है, बट your molecularity never exceed 3, molecularity never exceed 3, इसका सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन। अब मोलिकुलरिटी आप कोई इक्वेशन बैलेंस करते हो तो उसमें बहुत सारे कोफिशिएंट लिखते हो, कईयों में तो 2 5 6 8 सब कुछ आ जाता है, इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि पहले एक और एक दो मॉलिक्यूल्स को लाइट करेंगे,
तो अगर तीसरा बाय चांस तीसरा भी आ गया वो भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएंगे उनकी कोलिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो फ्री नहीं होंगे उनके कोलिजन से तब तक वो आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकता है। तो अगर कोलाइड करेगा भी तो उसके कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे। इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मॉलिकुलैरिटी में चाहे जितने मर्जी आपकी इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हो, लेकिन सारे के सारे कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं देंगे। सो जस्ट मैक्सिमम 3, अदरवाइज 2, बट मैक्सिमम 3 कैन पार्टिसिपेट। सो मॉलिकुलैरिटी नेवर एक्सीड 3। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड बहुत धीरे से करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। फिर हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जब आपका एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर? एलिमेंट्री रिएक्शन मीन सिंगल स्टेप। अगर आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये छोटी छोटी सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, 1 2 3 स्टेप में भी हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 स्टेप, तो उस केस को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप रेट कैसे डिटरमिन करते हो? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द रेट इज डिटरमिन्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। अब आपके जरूरी नहीं है कि अगर आपके 2-3 स्टेप हैं तो सारे के सारे फास्ट ही होंगे। तो फास्ट रिएक्शन का हम रेट कभी डिटरमिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन का भी हम रेट डिटरमिन नहीं कर सकते। हम रेट किसका डिटरमिन कर सकते हैं? जो रिएक्शन एक मॉडरेट स्पीड पर होता है। तो अगर आपके पास 2 रिएक्शन है, एक स्लो हो रहा है और एक फास्ट हो रहा है, तो स्लो जो आपका रिएक्शन है दैट विल डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है जो कि हर हाल में आपको टिप्स पर होनी चाहिए। सो दिस इज द पार्ट 1। मैंने ये पार्ट 1 केमिकल काइनेटिक्स का स्टडी करा है। इसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करा है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करा है, रेट लॉ स्टडी करा है, फैक्टर्स पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्युलरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, एंड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट लॉ, न्यूमेरिकल है ये। द रेट लॉ फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें ए बी सी, ठीक है, 3 उसके रिएक्टेंट हैं, और इसका रेट हमारे पास है, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी। हाउ वुड द रेट चेंज, हाउ वुड रेट चेंज, इसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप फर्स्ट केस में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी डबल, अगर आप सी की कंसंट्रेशन डबल कर देते हो। सेकंड उन्होंने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ, अगर आप ए की कंसंट्रेशन हाफ कर देते हो। थर्ड हमें ऑप्शन दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की आपने क्या कर दी? ट्रिपल कर दी। क्लियर? चलिए अभी हम करते हैं। ये मुझे रेट लॉ दिया है के ए बी सी स्क्वायर। अब मुझे इसके अंदर देखना है, फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल, ए तो 1 ही रहा, बी 1 ही रहा, लेकिन सी को उन्होंने डबल कर दिया है, तो 2 2 जा 4, मेरा रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सेकंड केस में मुझे क्या बोला है? कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, ए की जगह मैं हाफ लिखूंगी, बी एज सच 1 ही रहा, सी भी 1 है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हो ये क्या आ गया आपका? हाफ टाइम। देन थर्ड में क्या बोला है? कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की ट्रिपल कर दी है, ठीक है, ट्रिपल का मतलब थ्राइस, 3, बी भी आपको ट्रिपल लिखना है, सी भी आपको ट्रिपल है, ट्रिपल का स्क्वायर ऑलरेडी इट इज गिवन। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है? 3 इंटू 3, अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इट इज 81 टाइम्स। तो इन दिस वे इस तरह से छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, एज सच भी आ जाते हैं आपको। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं +2 की आपके हर टॉपिक की एनसीईआरटी की वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल सीरीज चल रही है, चैप्टर कवर कर रही हूँ। पहले मैंने सॉल्यूशन चैप्टर करा है, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट्स में कवर करा है, क्योंकि वो लेंथी चैप्टर है। काइनेटिक्स को मैं 2 पार्ट्स में कवर कर रही हूँ, ये था पार्ट 1। और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड योर आर्हेनियस इक्वेशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड वॉच द क्लास 12th वीडियो on every Friday and Sunday at 7 p.m. sharp.